शादी से पहले लगभग सारी लड़कियां अपने ख्वाब, अपने सपने सजाती और वो सोचती कि जो उनके सपनों का राजकुमार घोड़ी चढ़ के आएगा, वो उसको दुनिया की सैर कराएगा, अपने दिल की मल्लिका बना के रखेगा। एक लड़की जिसकी शादी तो होती, अपने ढेर सारे ख्वाब, अपने ढेर सारे सपने लेके अपने सपनों के राजकुमार के साथ ससुराल भी पहुंचती है। बाकी ससुराल में उसके साथ उसके सपनों को रौंद दिया जाता है, उसके सपनों को कुचल दिया जाता है। और पहली ही रात कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना ना उसने की थी, ना उस इलाके के लोग किए थे। तो आखिरकार उसके साथ क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं। रोचक तो है पर दिल को छू लेने वाली। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह ये गुजारिश है कि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी, इंटरेस्टिंग रोचक कहानियां लेके आती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल हमारे देश और दुनिया में अजीब अजीब तरह की वारदातें हो जाती हैं, अजीब अजीब तरह की बातें हो जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है अलवर, और इसी अलवर का एक छोटा सा गांव जहां के रहने वाले अहमद अबरार अहमद अबरार की पत्नी रजिया, इनके परिवार में इनके दो बेटे और एक बेटी। बड़ा बेटा फारूक और दूसरा बेटा सुल्तान, और सबसे बड़ी बेटी जो कि अफसा नाम होता है, और अफसा की शादी अशफाक से ये अपने ससुराल होती है। घर में दो बेटों के साथ अबरार और उनकी पत्नी रजिया ये लोग रहते। जो ये अबरार थे ये कंस्ट्रक्शन का काम करते, जिसमें लेबर का काम करते, राजमिस्त्री का काम करते, और इसी से इनके परिवार का गुजर बसर चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, और कुछ वक्त जब गुजरता है तो जो बेटा फारूक है वो जब बड़ा हो जाता है तो वो भी अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगता है, जिससे कि घर गृहस्थी बढ़िया से चलने लगती है। और जब फारूक काम करने लगता है तो फारूक की शादी एक दिलसाद नाम की लड़की को देख के कर दिया जाता है। दिलसाद देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। दिलसाद जब दुल्हन बन के घर में आती है तो ना सिर्फ फारूक की जिंदगी में बाहर आ जाती है, बल्कि पूरे परिवार को एक खुशियों का रंग भरती है, एक रौनक लग जाती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। बाकी अबरार का छोटा बेटा जो सुल्तान होता है वो ज्यादातर लड़कों में टाइम पास करता, खेलता कूदता और काम काज पे ध्यान नहीं देता, यहां तक कि पढ़ता लिखता भी नहीं, जिससे अबरार बड़ा नाराज रहता। अबरार इस बात को लेके बार बार रजिया को ही टोंट मारता कि तुम अपने बेटे को संभाल नहीं रही हो। आखिरकार कल को उसकी शादी होगी, उसकी पत्नी होगी, कौन परिवार की जिम्मेदारी देखेगा। रजिया सुल्तान को समझाती, बाकी सुल्तान को समझ में आता नहीं। इस पे जो अबरार रहता है कहता है कि ऐसा कि सुल्तान अगर जो ऐसा ही करता रहेगा तो उसकी शादी ही नहीं करेंगे। वक्त गुजरता है, जैसे ही सुल्तान 20 से 22 साल का होता है, थोड़ी समझदारी से काम लेता है, एक व्यक्ति से बात करता है और उसको विदेश जाने के लिए वीजा मिलता है। अब सुल्तान सऊदी अरब चला जाता है और देखते ही देखते लगभग 1 साल के भीतर ही ढेरों रुपए कमाता है, जिससे कि घर परिवार ऐशो आराम सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब जो अबरार अपने बेटे सुल्तान से इतनी नफरत किया करता था, आज
सुल्तान अबरार का चाहेता बेटा बन जाता है, उससे जान छिड़कने लगता है। 1 साल के बाद जैसे ही सुल्तान घर लौटता है, अब अबरार ये सोचता है कि इस बार आया है तो इसकी शादी, इसका निकाह कर दिया जाए, इसके बाद फिर से विदेश जाए। अब लड़की की तलाश में लग जाता है। एक लड़की जो कि रिलेशन की होती है, जिसकी उम्र 17 साल होती है, नफीसा नाम होता है। नफीसा देखने में बिल्कुल दूध की तरह गोरी, एकदम हसीन और खूबसूरत। जब ये अबरार देखता है इस लड़की को तो देखता ही रह जाता है। अब सुल्तान के लिए इस लड़की का चुनाव करता है और रिश्तेदारी के लोग भी इसलिए तैयार हो जाते हैं, रिलेशन के लोग इसलिए तैयार हो जाते हैं कि सुल्तान सऊदी अरब में कमा रहा होता है। सुल्तान देखने में तो सांवला था, दुबला पतला था। बाकी नफीसा की शादी वहां के ऐशो आराम को देख के, रुपए पैसे को देख के ये शादी तय हो जाती है। अब जब शादी तय हो जाती है तो जिस डेट पे मुकर्रर होती है उसी डेट पे बारात नफीसा के दरवाजे पहुंचती है। और जब नफीसा के दरवाजे बारात पहुंचती है, सारे लोग खाने पीने में मसरूफ हो जाते हैं। तभी जो अबरार है नफीसा के भाई से कहता है कि ऐसा है कि हमारा बेटा सऊदी अरब कमा रहा है और तुम हमारे बेटे को कुछ दे नहीं रहे, यहाँ तक कि कम से कम तो एक बुलेट, एक गाड़ी दे ही देनी चाहिए। अब जब ये बात नफीसा का भाई सुनता है तो कहता है कि ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। अगर जो हमारी औकात होती तो हम शादी करते, निकाह करते, वरना ना करते। अभी तो हमारे पास व्यवस्था ऐसी हो नहीं पाएगी। हाँ, कोशिश करेंगे कि शादी के बाद जरूर आपके बेटे को गाड़ी दे दी जाए। अब इस पे अबरार शादी के लिए तैयार नहीं होता है, निकाह के लिए तैयार नहीं होता। बाकी रिलेटिवों के दबाव से ये निकाह सुल्तान और नफीसा का होता है। अब जब सुल्तान और नफीसा की निकाह हो जाती है, इसके बाद लोग खाते पीते हैं, फिर से वापस अब दुल्हन की विदाई होती है। नफीसा दुल्हन बन के सुल्तान के घर पहुंचती। निकाह करने में पूरा दिन निकल जाता है। शाम के लगभग 7 बजे ये नफीसा अपने ससुराल पहुंचती है। जो नजदीकी रिलेटिव होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। बाकी जो लोग बचे हुए होते हैं उनको एक लॉज में व्यवस्था होती है, सारे लोग खाते पीते हैं और उस लॉज में चले जाते हैं। एक माली बुलाया जाता है, एक कमरे की पूरी तरह से सजावट होती है। गुलाब की पंखुड़ियों से एक तरह से पूरा कमरा खुशबूदार बनाया जाता है। सुहाग की सेज तैयार होती है। रात के तकरीबन 10 बजे नफीसा को उस कमरे में छोड़ा जाता है। सारे लोग अपने अपने जगह पे सोने चले जाते हैं, क्योंकि दिन भर निकाह, सारे लोग थके हुए होते हैं। बाकी नफीसा हर लड़की की तरह अपने पति का आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तभी दरवाजे पे दस्तखत होती है। 3 लोग अचानक से उस कमरे में एंट्री करते हैं। नफीसा अपने घूंघट में बैठी हुई होती है, देखती रहती है कि 3 लोग आए, पर सोचती है कि जैसे सारी रस्में चल रही हैं कोई रस्म होगी। ये तीनों लोग आते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं, जबकि इन तीनों लोगों में अबरार और फारूक और इस अफसा का पति अशफाक होता है। ये तीनों लोग सोफे पे बैठ जाते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद सुल्तान भी उस कमरे में आता है और कमरे का दरवाजा बंद करता है। नफीसा सोचते है कि ये 4 लोग हैं और दरवाजा क्यों बंद हो रहा है। अब सुल्तान भी आके सोफे पे एक साइड बैठ जाता है। इसके बाद कहता है कि अब आप देख क्या रहे, काम की शुरुआत करो। इस पे जो अबरार है उठता है और नफीसा के करीब जाके बैठता है। नफीसा सहमी सी चुपचाप बैठी रहती है, सोचती है किसी रस्म का हिस्सा हो। अबरार अपनी ही बहू नफीसा का घूंघट उठाता है और देखते ही देखते उसके सिर से उस चूनर को उतारता है और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। नफीसा इसका विरोध करती है कि अब्बा ये क्या कर। अब अबरार कहता है कि ये रस्म चल रही है, चुपचाप रहो, आवाज अपनी कम करो। अब इस पे नफीसा कम उम्र की लड़की थी, कुछ बोलती नहीं और देखते ही देखते अबरार उसको पूरी तरह से निर्वस्त कर देता है, जबकि 3 लोग सोफे पे बैठ के सारा नजारा देख रहे होते हैं। अब कुछ देर के बाद जब तक जी ना भर जाता तब तक अबरार उस कम उम्र की लड़की के साथ हैवानियत दरिंदगी करते रहता है। एक तरह से मानिए तो ये रेप हो रहा था। जब अबरार का मन भर जाता है तो जाता है, उसके बाद उसका
बेटा फारूक आता है और इस नफीसा के साथ फिर वही गलत काम करता है, उसका रेप करता है। फिर जब वो थक जाता है वो जाके सोफे पे बैठ जाता है। अब नफीसा की हालत इतनी खराब हो रही थी कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, वो ना ही बेड से उठ पा रही थी और ना ही उसको कुछ बोलने की ताकत बची थी। बाकी इसके बाद इनका दामाद अशफाक भी जाता है और अशफाक भी नफीसा के साथ वैसे ही गलत काम करता है। अब जब ये तीनों पूरी तरह से थक जाते हैं तब तक रात के तकरीबन 2:30 से 3 बज जाते हैं। अब ये तीनों कमरे से निकलते हैं और चले जाते हैं। अब जो सुल्तान है वो कमरे का दरवाजा बंद करता है और नफीसा से कहता है कि आंख बंद करके सो जाओ। नफीसा मन ही मन बोलने की तो ताकत नहीं थी, उठने की ताकत नहीं थी। बाकी ये सोचती कि जिसके लिए मैं ब्याह के आई हूं, जो मेरा पति, उसने तो मुझे छुआ तक नहीं, कुछ ऐसा किया ही नहीं। और जो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे बड़े थे, हमारे सम्मानित थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। बाकी उसे समझ में नहीं आ रहा था ये चीजों को रस्म मान के चुपचाप लेटी रहती है, नींद तो नहीं आती है। बाकी सुबह उसे बेड से उठ नहीं जा रहा था। सुल्तान जाता है मेडिकल शॉप से कुछ मेडिसिन लेता है और लेके इस लड़की नफीसा को देता है, कहता है खा लो, ठीक हो जाओगे। नफीसा कुछ खाती पीती है, नाश्ता करती है, इसके बाद दवा खाती है। शाम तक कुछ उसे रिलीफ लगने लगता है। बाकी जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजते हैं, फिर ये तीनों लोग उस कमरे में एंट्री होते हैं। जैसे ही नफीसा इन लोगों को देखती, उसकी रूह कांप जाती, क्योंकि जो उसके साथ पहली रात हुआ था वो वाकई दरिंदगी थी, हैवानियत थी, इंसानियत को पूरी तरह से कुचला जा रहा था। अब फिर से नफीसा के साथ वही गलत काम होता है। अब ये सिलसिला शुरू हुआ था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। और जब 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है तो अब एक दिन सुबह सुबह नफीसा, जिसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, नफीसा बिल्कुल हालत खराब, बेड से उठने की ताकत नहीं। अब ये बात उसके सास रजिया को और उसकी जो जेठानी होती है दिलसाद और जो उसकी ननद होती है अफसा, ये जब ये बात जानती है तो उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचती है। और जब हॉस्पिटल लेके पहुंचती है, हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराती, उपचार शुरू हो जाता है, इलाज शुरू हो जाता है। बाकी डॉक्टर को इसकी हालत देख के लग जाता है कि इस लड़की के साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाया गया है। और ये 1 लोगों का काम नहीं है, बल्कि 1 लोगों से ज्यादा, लगभग 10 लोगों का एक काम। अब डॉक्टर यहाँ पुलिस की मदद लेता है, पुलिस को फोन करता है और इस केस के बारे में बताता है। देखते ही देखते कुछ देर के बाद पुलिस की एक भारी टीम इस हॉस्पिटल पे पहुंचती। और जब नफीसा से पूछा जाता है तो नफीसा ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं रहती, पर अपनी आप बीती पुलिस के सामने रखती। तब इन तीनों महिलाओं से पूछा जाता है कि जब ये सब हो रहा था तो तुम लोग कहाँ थी। तो ये तीनों महिलाएं मुकर जाती है, कहती है कि मुझे तो इस बात की भनक भी नहीं, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही। अब जब ऐसा है कहती, बाकी पुलिस वाले भी अब इस लड़की के तहरीर पे इसके घर छापा डालते हैं और इन चारों को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। ए अबरार और फारूक, सुल्तान और अशफाक को जब थाने लाया जाता है, जब इनसे पूछताछ होती है तो पहले तो ये आनाकानी करते हैं। बाकी अंत में अबरार बताता है कि वो गाड़ी की डिमांड कर रहा था, जबकि उसे गाड़ी नफीसा के मायके से मिली नहीं, और जब मिली नहीं तो ये उससे बड़ा नाराज थे। और इसी नाराजगी को ये लोग नफीसा से वसूल कर रहे थे। आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी कि अपने ही बेटे की बहू के साथ, अपने ही बेटे की पत्नी के साथ ऐसी गंदी हरकत की जाए, जो कि ना सिर्फ रिश्तों को तार तार करती है, बल्कि पूरी कायनात, पूरी इंसानियत को भी शर्मसार करती है। तो नफीसा के साथ जो हुआ, इन चारों दोषियों को, इन चारों आरोपियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और साथ ही क्या इन तीनों महिलाओं को वाकई नहीं पता था, और अगर जो पता था तो इनको भी कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे
आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है कि नफीसा के साथ इंसाफ होना चाहिए, इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और साथ ही ऐसे सोच वाले लोगों के साथ तो जेल के बजाय तुरंत ही कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, और आपके मशवरे से, आपके सलाह से जो नफीसा है उसको इंसाफ मिल पाएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और उससे पहले कुछ हमारे भाई बहन जो कि अपनी सलाह दिए, अपनी राय दी है, उनके नाम है उपेंद्र नायक जी दीवान, रायमंडल जी, हरजीत सिंह जी, मोहम्मद मुस्तफा जी, जयंत लाल जी, रमेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, प्रमोद यादव जी। आप सबने समय निकाल के ना सिर्फ वीडियो देखा बल्कि अपनी सलाह भी दी और अपनी राय भी दी। तो वीडियो किस जिले से देखते हैं, वीडियो किस इलाके से देखते हैं, किस मोहल्ले से देखते हैं, ये भी जरूर साझा किया करिए, ताकि मैं आपके नाम के साथ आपके इलाके का, आपके मोहल्ले, आपके कस्बे का नाम भी ले सकूं। और जिस भी हमारे मित्र का, जिस भी हमारे दोस्त का मैरिज एनिवर्सरी हो, जन्मदिन हो, वो भी साझा किया करें, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।